Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, आज हम 3D में प्लेन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखी जाती है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो आपको वेक्टर्स में बताया गया है कि अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 1 नॉर्मल वेक्टर एंड अ पॉइंट बता रखा है आपको। एक नॉर्मल वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर क्या, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, जो हमें प्लेन निकालना है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर की रिक्वायरमेंट है एंड एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे ये एक प्लेन है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक वेक्टर दिया मैंने, अब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी मतलब पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं इसके परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो यहां पे, इससे भी जाना है और इसके नॉर्मल होना है, इसके तो परपेंडिकुलर रहना है और इस पॉइंट से पास होना है, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही प्लेन आएगा जो कि इस पॉइंट से पास होगा और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है। तो एक प्लेन को फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो नॉर्मल वेक्टर एंड एक पॉइंट। क्लियर? तो मैंने यहां पे लिख दिया टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन वी रिक्वायर, ये चीजें एकदम दिमाग में रहनी चाहिए हमारे। वी रिक्वायर व्हाट? नंबर 1 पॉइंट ऑन प्लेन एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है ना, यू कैन से परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर के मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो ये दोनों चीजें हमें दे दी गई है। ये देखो, ये एक प्लेन है, इस पे एक पॉइंट दे दिया मुझे, लेट्स से इट इज ए। ठीक है, इसका एक नॉर्मल वेक्टर दे दिया मुझे एंड दिस इज एन। ठीक है, तो अब हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखें? तो तुम्हें जैसे पता है कि भाई हम लोकस के जरिए निकालते हैं इक्वेशंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सारी इक्वेशन कैसे निकाली है? लोकस। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करता हूं जिसका लोकस ये प्लेन है। एक पॉइंट ऐसा कंसीडर कर रहा हूं जो इस प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है। मतलब जैसे याद होगा कि भाई पैराबोला को हमने किया था, तो एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लिया x, y, फिर उससे फोकस से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी मैं वही काम करने जा रहा हूं कि इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर रहा हूं। ठीक है, लेट अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन। मान लेते हैं वेरिएबल पॉइंट इज r। ठीक है, मैंने लिख दिया है whose locus is the plane। ठीक है, जिसका लोकस वो प्लेन है। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं कहीं पे भी मान सकता हूं इसको, लेट से ये है r, इस प्लेन में कहीं पे भी मैंने ये एक r ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना होता है भाई? एक रिलेशन फाइंड करना होता है। लोकस निकालते समय जैसे पैराबोला अभी मैंने लिखा, तो हम उसकी प्रॉपर्टी लगा के एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसमें? वेरिएबल में और जो गिवन चीजें हैं उनमें। ऐसे ही वही काम अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये दोनों पॉइंट प्लेन में हैं, तो इनसे जाने वाला वेक्टर, ठीक है, इनसे जाने वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यस। मतलब अगर मैं तुम्हारे से कहूं कि r माइनस ए जो वेक्टर है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से मिलके बनने वाला वेक्टर होगा r माइनस ए। तो मैं ये कह रहा हूं r माइनस ए जो वेक्टर है वो n वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस। तो क्या करो, डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो।
तो मैंने क्या कहा, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये है बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इसको और भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म। सबसे ज्यादा हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। मैं क्या करता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक पॉइंट ढूंढता हूं कि यार इस प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाए मुझे, ठीक है, और दूसरा मैं इसके नॉर्मल वेक्टर ढूंढता हूं, और जैसे ही मुझे मिला मैं क्या करता हूं, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाती है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है बेटा वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन की वेक्टर फॉर्म। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, r डॉट एन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a डॉट एन इक्वल टू 0, मतलब r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन। ठीक है बेटा, r डॉट एन इज इक्वल टू क्या, a डॉट एन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि a डॉट एन जो है उसे d मान लिया मैंने, ये एक नंबर होगा, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है हमें, तो इट इज इक्वल टू, लेट्स से इट इज d। ऑल राइट, d, चलो d में कंफ्यूज ना हो जाओ, आगे यूज करूंगा, क्योंकि लेट्स से इट इज q, a डॉट एन इज व्हाट, q बेटा। तो मैंने कहा r डॉट एन इज इक्वल टू q। अच्छा, अगर ये q एक पैरामीटर है, पैरामीटर बोलने से क्या मतलब है कि अभी ये फिक्स नहीं है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर मैं m को फिक्स कर दूं, लेकिन c कौन है, पैरामीटर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर m फिक्स कर दूं और c एक पैरामीटर है जो कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसे क्या बोल देता हूं बेटा, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, सिमिलरली जब किसी क्वेश्चन में दिया जाए, एक पॉइंट दे दिया, एक n दे दिया, तब तो एक प्लेन आएगा, ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर मान लो a नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, एक नॉर्मल वेक्टर, सिर्फ ये दे दिया आपको कि भाई ये नॉर्मल वेक्टर है, एक प्लेन है जिसके ये नॉर्मल वेक्टर है, बस, तो तुम क्या कहोगे कि भाई ये एक प्लेन नहीं, फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होंगे, और वो सभी प्लेन कैसे होंगे, पैरेलल प्लेन्स। तो उसी के हिसाब से मैंने q को ना एक पैरामीटर बोला है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c पैरामीटर है और m कांस्टेंट है, तो मैं कहता हूं फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। सिमिलरली मैं कह रहा हूं n तो मुझे पता है, लेकिन a मुझे नहीं पता है, अगर a कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो दे दें, तो जब तक a को फिक्स नहीं किया जाएगा तब तक मैं बोलूंगा q एक पैरामीटर है, एंड ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स, मैं सही से लिख देता हूं इसे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स है ये। q क्या है, q इज नॉट अ वेक्टर, इट इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, a डॉट एन। ऑलराइट, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसी चीज में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखना ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर n वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर हो, जो नॉर्मल वेक्टर है वो अगर आपके पास यूनिट वेक्टर हो, तब क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो मैं यहीं पे साइड में कर देता हूं ये कैलकुलेशन, ठीक है, यहीं पे ज्यादा अच्छा रहेगा दिखाना। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई n वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक n वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर आप यूज करें तो क्या फायदा होगा और क्या वो दिखाएगा, ये देखना ध्यान से। इस बार मैंने n कैप लिया है, n कैप मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो वही नॉर्मल वेक्टर है ये, बस उसकी लेंथ क्या है, 1, यूनिट वेक्टर है। तो इससे क्या चेंजेस आएंगे देखो। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे,
सही है बेटा, ऐसे आ गया। ये क्या चीज है? ए डॉट एन कैप। ए डॉट एन कैप हमें क्या दिखा रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि इस केस में जो ए डॉट एन कैप है, मान लो ये क्यू है, जैसे कि यहाँ पे क्यू लिया था, यहाँ पे भी क्यू ले रहा हूं मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यू डैश ले लो, क्यू डैश, वेयर क्यू डैश इज, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम, बेटा फ्रॉम ओरिजिन, ऑल राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन की। अब कुछ लोग कंफ्यूज कि भाई ये कैसे पता चला आपको? तो देखो बेटा, फिर यहां पे साइड में आ जाओ, देखो ये ए पॉइंट है, ऑल राइट, ओरिजिन भी तो कहीं ना कहीं होगा ही, तो मान लो कहीं भी ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ये ओरिजिन है मान लेते हैं, ठीक है बेटा, ये ओरिजिन है। ये वेक्टर मुझे पता है, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर पता है। अब ध्यान से देखो, ओरिजिन से मैंने ए को, मान लो यहाँ है ओरिजिन, ओरिजिन से ए को मैंने मिला दिया, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है, ए कौन है, एक पॉइंट, इसका मतलब ए वेक्टर जो लिखा होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट मुझे पता है ना, इसका मतलब ये वाला वेक्टर मुझे पता है, ओ ए। समझ गए? कौन सा वेक्टर पता है मुझे, ओ ए, क्योंकि ए के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ दो, वो वाला वेक्टर। चलिए, ओ ए। अब ये एक नॉर्मल है, इसे इधर शिफ्ट करूं तो यहां से प्लेन में से एक नॉर्मल ऐसे आएगा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समझ रहे हो? ये मुझे डायरेक्शन पता है, ओके। अगर मैं तुम्हारे से कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये वाली डिस्टेंस जो है ओ एम जो है वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं फ्रॉम ओरिजिन। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है या नहीं प्लेन की? यस। अच्छा, उसे मैं कैसे लिख सकता हूं कि यार जो ये ओ एम है, जो ओ एम है उसे मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। बात सही है क्या नहीं? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा, क्योंकि ये तो ए है, इसका कंपोनेंट ओ एम पे, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। ये बात समझ आ गई? ये होनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये थीटा तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसे कैसे लिख दिया, मैंने लिखा ए डॉट एन कैप। ए डॉट एन कैप क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ एन कैप एंड कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल किसके बीच में है, ए और एन कैप के बीच में, या एन के बीच में, समझ रहे हो, नॉर्मल वेक्टर के बीच में, और ओ से ए इसके बीच में एंगल है। एन कैप कितना है, 1, तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा। ए डॉट एन कैप हमें क्या दिखाता है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा, विच इज नथिंग बट द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इस फिगर से आप ये बात को समझ सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अब यहां पे आप ध्यान से समझें कि भाई जो क्यू डैश है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होगी, और ये जस्ट एक नंबर होगा ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे पॉजिटिव ही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उसे नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे मैंने डिस्टेंस मेंशन किया है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो नेगेटिव भी आए तो ले लेना, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग समझ आ जाना चाहिए आपको कि जो ए डॉट एन कैप, अच्छा एन कैप, ये बात ध्यान रखें, अगर एन यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो इस केस में यहां पे एन भी आएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो भाई अगर एन मान लो यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसे बना सकते हो, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर तो बनाया जा सकता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके।
ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है, तो अगर उसको इस इक्वेशन इस रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो ये राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी होती है ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। बेटा इसको मैंने यहाँ पे किस चीज से दिखाया है, Q डैश इज इक्वल टू Q डैश। ठीक है, एन कैप दिखाने का मतलब है यूनिट वेक्टर। तो बेटा ये बात हमने की है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब है आर वेरिएबल है, तो आर माइनस ए डॉट एन कैप वेक्टर्स में है। अब मैं बात करूंगा एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड में प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, अभी देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। तो मैं लिख देता हूं फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। अच्छा ये कब लिख रहा हूं मैं, अभी वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म लिखी थी हमने, जो हमें एक पॉइंट दिया गया था और एक नॉर्मल दी गई थी। ठीक है, उसकी हमने वेक्टर फॉर्म आपको दिखा दी है। अब इसी की हम, अगर हमें एक पॉइंट दिया जाए और एक नॉर्मल वेक्टर दिया जाए, तो उसी के लिए हम क्या दिखाने जा रहे हैं अभी आपको, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं गिवन पॉइंट इज लेट्स से x1i y1j z1k। ये जो गिवन पॉइंट है वो है। ओके, अब नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो बेटा जो नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है वो क्या होगा, मान लो a i b j एंड सी के। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा रहा हूं इसलिए ऐसा कुछ ले रहा हूं, नहीं तो कुछ भी लिया जा सकता है, वो तो डिपेंड करेगा क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से लेंगे हम। नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं ये दिया है और गिवन पॉइंट ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। तो मैंने कहा लेट अ वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, जहां वहां पे हमने आर वेक्टर माना था ना, यहां पे हमने इसे ऐसे लिख लिया एक्स आई वाई जे जेड के। ऑलराइट बच्चों, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट, ऑब्वियसली वेरिएबल पॉइंट तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड फॉर्म में ही होने चाहिए, जिसका लोकस निकाला जाता है। याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एच कोमा के लेते थे, लेकिन उनको लास्ट में एक्स एंड वाई रख देते थे। सिमिलरली यहाँ पे मैंने डायरेक्ट, इसके लिए जरूरत नहीं है मुझे कोई दूसरा नाम रखने की। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई जेड ही ले लिया डायरेक्ट। अब आ जाते हैं, अब आ जाओ, इक्वेशन क्या थी, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो आर माइनस दिस सॉरी आर माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो x माइनस x1 i y माइनस y1 j z माइनस z1 k डॉट n वेक्टर a i b j सॉरी एंड c k इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा क्या, नहीं, यस। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट में आई आई वाले रहेंगे, जे जे वाले रहेंगे, सी से और के वाले, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन एंड सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। एक तो यही आ गई, एक तो यही रूप आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये होता है। क्या करना है, सीधा वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड और एक जो गिवन पॉइंट है उसमें से डिफरेंस ले लो, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल ए बी सी था तो a इसके साथ, b इसके साथ और c इसके साथ, आंसर। तो एक तो फॉर्म यही हो गई। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्या है, देखो ax
बी वाई सी जेड। देखो ये कांस्टेंट है, x1 y1 z1, वेरिएबल तो x y z है, x1 y1 z1 तो एक टाइप के कांस्टेंट ही है जो गिवन होंगे हमें। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड को इधर रखा, बाकी मटेरियल इधर, ये देखो क्या आ गया, सी जेड वन, सॉरी, ठीक है, ये बेटा आ गया सी जेड वन। बात समझ आ गई है? ऑल राइट, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, सॉरी 0 नहीं, इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि इफ, ध्यान से देखिएगा, ये चीज वैसे अभी एक फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा, अभी स्पेशली लिखाऊंगा, ठीक है। अभी चलो इसे रहने दो, बस ये कह रहा हूं मैं, अभी जस्ट रट लो, बाद में अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। इफ एन वेक्टर जो कि कौन है, ए आई बी जे और सी के, वो एक यूनिट वेक्टर हो, ठीक है बेटा। अगर ये जो ए बी सी जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर हो, ऑल राइट, तो ये चीज देन ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर वो यूनिट वेक्टर हो तब की बात है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते फिर, ठीक है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, है या नहीं है वी डोंट केयर। मैं तो जस्ट एक और इसका तुम्हें फायदा दिखा देता हूं, ठीक है, क्या कि मैं लेट कर रहा हूं, लेट ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन को मैंने माइनस डी ले लिया, मान लिया, लेट किया है मैंने, बॉक्स रहने देते हैं। ये बात बताओ समझ आई क्या, कि भाई इस चीज को, ये कांस्टेंट ही तो है, जैसे वहां पे याद होगा मैंने क्यू माना था, क्यू डैश माना था, यहां पे डी मान लिया है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं तो जस्ट ये जो क्वांटिटी लिखी है इसे डी रख दिया है, ठीक है। किसमें, इस इक्वेशन में पुट करूंगा अब, तो मैंने कहा ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बेटा इसे अगर माइनस डी रख दोगे तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी या नहीं? यस, बन जाएगी, ठीक है। और वेयर भाई, वेयर डी इज, या चलो छोड़ो, ये कंफ्यूज करेगी तुम्हें अभी बात, तुम समझ जाओगे आगे। अगर फिर भी समझना है तो चलो एक लाइन लिख देता हूं कि इफ, यही वाली नीचे वाली, इफ ए आई बी जे सी के जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, देन जो डी होगा ना, सॉरी डी ओनली, वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा। जो डी होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी, ये ध्यान रखेंगे, ऑल राइट। तो ये है फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन है हमारी, मतलब इट डज नॉट मीन कि ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना चीजों की, वो ये है। कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखे तो समझ जाना इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एबीसी क्या है, एबीसी, एबीसी क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो आप, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं यहां पे भी, ये ए कोमा बी कोमा सी क्या है, डायरेक्शन
रेशियोज, ठीक है, ऑफ क्या a कोमा b कोमा c क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, अगर नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो ABC क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, तो वो कोई बात नहीं, बट मैंने लिख दिया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो मतलब जो प्लेन की इक्वेशन होती है उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मैंने इक्वेशन लिख दी, +5z + 1 = 0, मैंने ये एक इक्वेशन लिखी, ऑलराइट। 2x - 3y + 5z + 1 = 0, तो ये क्या है, देखते ही तुम समझ जाओगे क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। और अगर मैं पूछूं DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर, DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो 2, -3, 5 ये है, 2, -3, 5 ये क्या है बेटा, DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि भाई प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे देखने में दिखती है, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक, बात समझ आई सबको, ओके। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखनी है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।